ये कहानी रामपुर जंगल की है, जहाँ पक्षी ही पक्षी रहते थे। वहीं पर दो पक्के दोस्त भी रहते थे, कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वहीं कालू कौवा बहुत ही गंदा था और टुनटुनी चिड़िया बहुत ही अच्छी थी। कालू कौवा हमेशा कुछ चीज लेने के लिए बाकी पक्षियों को मार देता था। कालू कौवा एक दिन दाना लेने के लिए जंगल में निकल गया। ये चिड़िया के बच्चे, मुझे अपना दाना दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अरे ये क्या बदतमीजी है, मैं अपना खाना खुद लाई हूँ, तुम अपना जाकर लाओ। मैं क्यों दूँ तुम्हें अपना खाना? कालू कौवा उसकी बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और उस चिड़िया के बच्चे को मार रहा होता है। तभी उसी जगह से टुनटुनी चिड़िया उड़कर जा रही होती है। वो एकदम देखती है कि कालू कौवा उस चिड़िया के बच्चे को मार रहा है। वो जल्दी से जाकर कालू कौवे को वहाँ से हटा देती है और टुनटुनी चिड़िया उसको बचा लेती है और अपने दोस्त कालू से कहती है, तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 120 - 5 कितने होते हैं। तू कितना बदतमीज है रे कालू। हाँ, तू हर एक पक्षी को मार देता है और तू बच्चे को भी खा रहा था। हाँ तो बच्चों से मुझे क्या करना? तू कितना पत्थर दिल है रे। हाँ, तुझे इन छोटे बच्चों की मासूमियत नहीं दिख रही। नहीं, मुझे अपना पेट भरने से मतलब है। अब तू मेरा दिमाग मत खा। टुनटुनी चिड़िया हमेशा सबकी मदद करना चाहती थी और कालू हमेशा पक्षियों को मारकर अपना काम चला लेता था। एक दिन कालू एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। तभी उस पेड़ से आवाज आने लगी, बचाओ बचाओ। अरे क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रहे हो? बेटा मेरी मदद करो। वो जो सामने पेड़ है ना, वो मेरी ही जड़ से निकला हुआ है और उसको किसी ने तीर मार दिया। तुम उसके पास जाकर तीर निकाल दो। मैं क्यों करूँ तुम्हारा कोई काम? मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। निकाल दो बेटा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। फिर तुम मेरी कभी भी मदद ले लेना। कालू कौवा बिना कुछ बोले वहाँ से उड़कर चला जाता है और वहीं पीछे से टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और वहीं पर आकर बैठ जाती है। पेड़ तब भी रो रहा होता है। टुनटुनी उसकी आवाज सुनती है, फिर उससे पूछती है, अरे पेड़ दादा, क्या हुआ आपको? आप क्यों रो रहे हो? वो जो सामने पेड़ दिख रहा है तुम्हें, वो मेरी ही जड़ से आया है और उसे किसी ने तीर मार दिया। अब उसको दर्द हो रहा है। तुम उस तीर को निकाल दो बेटा। टुनटुनी चिड़िया उस जड़ से तीर निकाल देती है और पेड़ दादा बहुत खुश हो जाते हैं। टुनटुनी, तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे आकर बता देना। हाँ पेड़ दादा, बिल्कुल। वहीं उस जंगल में एक तोता राजा रहता था, जो सारे पक्षियों को सबको बराबर से खाना देता था। इसलिए तोते को सब बहुत मानती थी। लेकिन कालू हमेशा अपना खाना खाकर दूसरों का खाना चोरी कर लेता था और फिर उसकी शिकायत लेकर बाकी पक्षी तोते के पास जाते थे। कालू, मुझे तुम्हारी बहुत शिकायत मिली है। तुम्हारी सजा ये है कि तुम अब एक एकांत गुफा में रहोगे और तुम्हें वहाँ कोई खाना नहीं देगा। और अगर तुमने किसी को चुराकर उसे चारा बनाया तो तुम्हें और कठिन सजा मिलेगी। कालू को तोते राजा की बात का कोई असर नहीं होता। वो वही करता है जो उसे मना किया हो। 5-6 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। कालू कौवे को बहुत भूख लगती है। वो चुपचाप बाहर उड़कर शिकार पर चला जाता है ताकि तोते राजा को पता न चले। तोते राजा को ये बात फिर सुनने में आती है कि कालू ने किसी पक्षी को मारकर खा लिया है। तो तोते राजा कालू कौवे को बुलाते हैं। अब कालू, तुम्हारी ये सजा है कि तुम जैसे औरों की जान लेते हो, आज हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। तोते राजा, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आपसे कुछ नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, बहुत समय दे दिया हमने तुम्हें और बहुत चेतावनी भी दी, पर तुम नहीं सुधरे। अब तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि एक राजा के पास कितनी शक्ति होती है। तोता राजा ऐलान कर देता है कि अब कालू कौवे की बलि ले ली जाए। वहीं से टुनटुनी चिड़िया आती है और कालू कौवे की जगह पर बैठ जाती है और गलती से कालू की बलि की बजाय टुनटुनी की बलि चढ़ जाती है और कालू हैरान हो जाता है कि उसे कुछ क्यों नहीं हुआ और वो अपनी बराबर में देखता है कि उसकी दोस्त मर चुकी है और बलि भी उसकी ही चढ़ चुकी थी। कालू कौवा बहुत रोता है। देख लो, तुम्हें कितना अच्छा दोस्त मिला था। उसने तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यार किया था। तुम्हारी गलती बचाने के लिए उसने अपनी बलि दे दी। कालू कौवा बहुत रोता है और कुछ बोल नहीं पाता और सदमे में आ जाता है। फिर वो अपनी गुफा में जाकर वापस रहने लगता है। कालू को अपनी दोस्त टुनटुनी की बहुत याद आती है कि कैसे वो साथ में उड़ते थे और खेलते कूदते थे।
इसके बाद कालू कौवे ने एक भी पक्षी की जान नहीं ली, बल्कि उनकी मदद करने लगा और बहुत ज्यादा अच्छा बन गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इतना बुरा नहीं होना चाहिए कि हमारे बुरे बर्ताव से किसी दूसरे पे बुरा असर पड़े। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में खूबसूरत हरा भरा एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे। उसी जंगल में एक बड़ा सा महल था, जहाँ पर राजा तोताराम ने अपनी छोटी सी सल्तनत उस महल में बसाई हुई थी। उसी बरगद के पेड़ पर एक कालू नाम का कौवा रहता था। वो हमेशा दुखी रहता था और सोचता रहता था, इस पेड़ पर सारे चिड़ियाओं के घर कितने अच्छे अच्छे हैं और सबके पास कितना धन भी है। बस मैं ही अकेला इस पेड़ पर गरीब कौवा हूँ। मुझे अपने आप को धनी बनाने के लिए कुछ काम करना होगा। तभी बंटी कबूतर कालू कौवे के पास आता है और कहता है, अरे कालू भाई, क्या कर रहे हो? अरे क्या बताएं भाई, इस गरीबी से बड़ा ही परेशान हो गया हूँ। अरे तुम्हारे पास इन सारे पक्षियों में सबसे धनी पक्षी बनने का मौका है। अरे कैसे बन सकता हूँ मैं इन पक्षियों से सबसे ज्यादा धनी? अरे जो सामने वाले राजा तोताराम की सल्तनत है ना, वही राजा तोताराम अपने दरबार में कौवों को नौकरी पर रखना चाहते हैं। जो कौवा अपनी कलाकारी से तोताराम राजा को प्रभावित करेगा, उस कौवे को सल्तनत में नौकरी मिल जाएगी और फिर उसके तो बल्ले ही बल्ले हो जाएंगे। अरे ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है मेरे लिए। उस राजा तोताराम के दरबार में न जाने कितने सोने के हीरे जवाहरात पड़े हैं। अगर मुझे वहाँ काम करने का अवसर मिल गया तो मैं वो सारी चीजें धीरे धीरे चोरी करके इस संसार का सबसे धनी पक्षी बन जाऊंगा। कालू कौवा एक बहुत ही शातिर चोर कौवा था, पर वो आज तक किसी की नजरों में चोरी करता हुआ नहीं आया, इसलिए कोई इसे चोर मानता ही नहीं था। अच्छा भाई बंटी, अब मैं जाता हूँ उस राजा तोताराम की सल्तनत में। देखता हूँ अगर मेरी कलाकारी और हुनर से मुझे वहाँ कोई नौकरी मिलती भी है या नहीं। थोड़े समय बाद कालू कौवा राजा तोताराम की सल्तनत में चला जाता है और वो अपने हुनर और कलाकारी से राजा तोताराम को बहुत प्रभावित करता है, जिसके चलते राजा तोताराम उसे अपनी सल्तनत में नौकरी दे देते हैं। यूं ही कई महीने बीत जाते हैं। कालू कौवा अब उस राजा तोताराम की सल्तनत में नौकरी करने लगा था। एक दिन की बात है, राजा तोताराम अपनी दासी चिड़िया से कहते हैं, सुनो दासी, हमारे शाही महल में बहुत सारा खजाना आने वाला है, इसलिए तुम अपने साथ कुछ पक्षियों को ले जाओ ताकि हमारे खजाने पर कोई आंच ना आ पाए। जी हुक्म राजा साहब। फिर मैं अपने दरबार में से किस पक्षी को ले जाऊं जिस पर आपको सबसे ज्यादा विश्वास हो? वो हमारे सल्तनत में नया कौवा आया है ना, तुम उसी को अपने साथ ले जाओ। पर राजा साहब, वो कौवा तो अभी भी सल्तनत में आया है, हम उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? नहीं दासी, मुझे उस पर बहुत भरोसा है, वो कभी हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेगा। दासी चिड़िया अपने साथ कालू कौवे को ले जाती है और फिर दोनों खजाने के पास जाते हैं। खजाने को देखते ही कालू कौवा कहता है, इतना सारा खजाना? हाँ कालू कौवे, ये सारा का सारा खजाना राजा तोताराम का है। हमें बड़े एहतियात के साथ इस खजाने को राजा साहब के दरबार में ले जाना होगा। अगर ये खजाना चोरी हुआ तो राजा तोताराम हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे ये खजाना तो बहुत सारा है और ये खजाना मुझे मिल गया तो मेरा तो जीवन ही सुधर जाएगा। उसके बाद दोनों खजाना एक मालगाड़ी में लाद कर चलने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे दासी, काफी समय से हम चले जा रहे हैं, क्यों न हम किसी स्थान पर बैठकर विश्राम करें? नहीं कालू, हम ऐसे बैठ नहीं सकते। हमारे पास इतना सारा खजाना है, अगर किसी ने चोरी कर लिया तो हम क्या करेंगे? नहीं दासी, अब मुझसे नहीं चला जा रहा, थोड़ी देर यहीं बैठकर विश्राम करते हैं। दोनों मिलकर एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करते हैं। तभी दासी टुनटुनी वहीं बैठी बैठी सो जाती है। अरे दासी तो सो गई है, यही वो सुनहरा मौका है इस खजाने को अपने कब्जे में लेने का। कालू कौवा दासी को उसी पेड़ से बांध देता है और सारा खजाना लेकर वहाँ से चला जाता है। इतना सारा खजाना मैं रखूंगा कहाँ? राजा तोताराम तो मुझे तुरंत पकड़ लेगा, उसका कहर तो इस पूरे जंगल में बना हुआ है। तभी वो एक उपाय निकालता है। वो सारा खजाना एक पेड़ के नीचे जमीन के अंदर दफना देता है और लौटकर राजा तोताराम की सल्तनत में आ जाता है। अरे क्या हुआ कालू,
दासी कहाँ है और सारा खजाना कहाँ है? मुझे क्षमा करना राजा साहब, मैं आपके खजाने को नहीं बचा पाया। वो दासी अपने साथ कुछ और पक्षियों को लेकर आई थी और सभी ने मिलकर मुझे मारा और वो सारा खजाना भी चुरा कर ले गए। उस दासी पक्षी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे काले पानी की सजा देंगे। राजा तोताराम अपने कुछ पक्षी सिपाहियों को दासी को ढूंढने के लिए जंगल में भेजते हैं। सारे पक्षी दासी को तलाश करने निकल जाते हैं। कई देर इधर उधर घूमने के बाद उन्हें दासी का कुछ पता नहीं चलता। पक्षी वापस राजा के पास आते हैं और राजा से कहते हैं, राजा तोताराम साहब, उस दासी का कुछ पता नहीं चला, हमने सारा जंगल छान मारा, लगता है वो यहाँ से कहीं दूर चली गई। उसका पता चलेगा भी नहीं, मैंने उसे ऐसी जगह कैद किया है उसे कोई पक्षी भी नहीं ढूंढ पाएगा। पर अब मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर वो दासी किसी तरह आ गई तो मुझे तो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इससे पहले मुझे तुरंत यहाँ से जाना पड़ेगा। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो कालू कौआ राजा तोताराम के दरबार में हाजिर होता है। राजा साहब, मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं कुछ दिनों के लिए घर में रहकर विश्राम करना चाहता हूँ। ठीक है कालू, जाओ। अरे वाह, मैंने तो इस राजा को अच्छा बेवकूफ बनाया। अब तो मैं सारा खजाना लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। वो हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजा तोताराम अपने सेनापति चील से कहता है, सुनो सेनापति, हमें इस कालू का पीछा करना होगा। मुझे इस कौवे का चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा। राजा तोताराम अपने सिपाहियों के साथ उस कालू कौवे का पीछा करता है। कालू कौवा उसी जगह जाता है जहां उसने सारा खजाना जमीन में दफनाया था। राजा तोताराम भी उसी के पीछे पीछे छुपकर जाते हैं। कालू कौवा जमीन से सारा खजाना बाहर निकालता है। तभी राजा तोताराम अपने साथियों के साथ उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। मैंने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था और तुम ही ने मेरे भरोसे का अपमान किया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। सिपाहियों, इसको फांसी पे चढ़ा दो। राजा तोताराम उसे फांसी की सजा दे देते हैं। राजा साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। राजा साहब, पैसों के लालच में मैं आ गया था और अपने आप को सबसे ज्यादा धनी बनाने के लिए मैंने पाप किया है। मुझे क्षमा कर दीजिए राजा साहब। कालू रोते रोते मिन्नतें करने लगता है। तूने जो पाप किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, ताकि दोबारा हमारे दरबार में कोई ऐसी गलती न करे और कोई गलती करने से पहले 100 बार सोचे। इस तरह कालू कौवे को फांसी की सजा हो गई और राजा तोताराम को अपना खजाना वापस मिल गया। चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो हमेशा पकड़ा ही जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि चोरी करना सबसे बड़ा पाप है और जितना हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। दूसरे का धन देखकर हमें लालच नहीं करना चाहिए।